सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवफा। दुनिया बहुत तेज़ी से सॉवरन एआई की रेस में दाखिल हो चुकी है। ये अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का मौजू नहीं रहा, बल्कि अब एआई का कौमी सलामती का हिस्सा बनने के साथ साथ मईशत और खुद मुख्तारी का मसला भी बन चुका है। सॉवरन एआई का मतलब है कि कोई मुल्क अपना डेटा अपने एआई मॉडल्स के साथ अपनी कंप्यूटिंग पावर और अपने फैसले खुद कंट्रोल करे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा साइबर सिक्योरिटी में नज़र आता है। जब डेटा मुल्क के अंदर रहता है तो डेटा हैक के साथ बैकडोर और एक्सटर्नल प्रेशर के खतरात कम हो जाते हैं। हसास दिफाई, माली और शहरी मालूमात गैर मुल्की सर्वर्स पर नहीं जाती। इससे रियासत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। डेवोस में इस साल एक वाज़ेह तब्दीली देखी गई। क्लाइमेट चेंज या इमदाद की बात अब पसे मंजर में जा चुकी है। हर बड़ी गुफ्तगू एआई पावर पर थी। सवाल ये नहीं कि एआई कहां तक पहुंच चुका है, बल्कि सवाल ये है कि इसे कंट्रोल कौन करेगा। बिलाल बिन साकिब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये कोई फलसफा नहीं बल्कि नई जियो पॉलिटिक्स है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की सॉवरन एआई से मुतालिक मजीद क्या गुफ्तगू रही, ये आप भी मुलाहिजा कीजिए। At Davos this year, something shifted. Behind closed doors, nobody was actually talking about climate change or charity pledges. They were talking about power. Who controls AI? Who controls money? Who controls data? Larry Fink said that every asset will be tokenized. Jensen Huang said compute is the new oil. Sam Altman said that countries without AI infrastructure will become digital colonies. Now, this is not some sort of philosophy. This is the new geopolitics. AI data centers are now treated like military bases, semiconductors like nuclear materials, cloud access is like airspace. The US is locking chips, China is stockpiling the compute, and Gulf states are buying AI sovereignty. India is building its own national models, and most countries don't even realize that they are late to the party. Meanwhile, stablecoins are quietly replacing SWIFT. Tokenized bonds essentially are settling in minutes. We are seeing trillions moving without headlines. This is essentially a new sort of Cold War where you don't have missiles, you have algorithms. There is no territory. It is about the infrastructure. For countries like Pakistan, it's a big opportunity. It's a fork in our history. We either build digital sovereignty or we rent our future. And the race has started, and it's faster than most decision makers understand. आज एआई डेटा सेंटर्स को फौजी तनसीबात समझा जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स को न्यूक्लियर मटेरियल की तरह देखा जा रहा है। क्लाउड एक्सेस अब फ़िज़ाई हुदूद जैसी अहमियत रखता है। फ्रंटियर वन एआई के को फाउंडर समीर चिश्ती के मुताबिक एनर्जी के साथ दिफा और इंटेलिजेंस अब रियासतों के लिए हवा, पानी और खुराक जितने ज़रूरी हो चुके हैं। हर मुल्क अपनी सॉवरन एआई फैक्ट्री बनाने की रेस में है। फ्रंटियर वन एआई के को फाउंडर समीर चिश्ती ने इस हवाले से मुश्किलात का जिक्र करते हुए बताया कि असल रुकावट पैसा नहीं बल्कि एनर्जी के साथ चिप्स और सप्लाई चेन की रुकावटें हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उन रुकावटों को दूर करना आसान नहीं है। इस सिलसिले में सरमायाकारी की ज़रूरत है, लेकिन मसला यह है कि इन्वेस्टर्स इस नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं। लेकिन बड़ी तादाद में कंप्यूटिंग की सलाहियत हासिल करने के लिए चिप्स ज़रूरी हैं, और जहाँ चिप्स को अमेरिका ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, इसीलिए मजबूत आलमी ताल्लुकात ख़ास तौर पर अमेरिका के साथ इस वक्त स्ट्रेटेजिक ज़रूरत बन चुके हैं, क्योंकि हर मुल्क को एआई के कोर स्टेक तक रसाई ऐसे ही है जैसे बका की जंग हो। अमेरिकी मल्टीनेशनल मैनेजमेंट कॉरपोरेशन ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक ने वाज़ेह किया है कि सॉवरन एआई मुस्तकबिल की मईशत की बुनियाद है। जो ममालिक अपनी ज़बान और सकाफत के साथ कौमी मफादात के मुताबिक एआई नहीं बनाएंगे, वो मुआशी तौर पर पीछे रह जाएंगे। असासे टोकनाइज हो रहे हैं, पैसा खामोशी से सरहदों के पार मुंतकिल हो रहा है। ये सब इसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ा है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया के प्रेसिडेंट और सीईओ जेनसन हुआंग ने इसे मजीद सादा अल्फाज में बयान किया। उनके मुताबिक एआई अब बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे बिजली या इंटरनेट। जिस मुल्क के पास अपनी कंप्यूटिंग पावर और मॉडल्स नहीं होंगे, वो दूसरों की इंटेलिजेंस पर इन्हिसार करेगा, जो किसी भी मुल्क के दिफा के लिए एक बड़ा खतरा है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये एक नाजुक मगर तारीखी मौका है। या तो हम अभी फैसला करें, अपना सॉवरन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, या फिर डिजिटल कॉलोनी बनने का खतरा कबूल करें। ये दौड़ शुरू हो चुकी है, रफ्तार बहुत तेज है और ताखीर की कीमत बहुत भारी हो सकती है। पाकिस्तान को कैसे इस गैप को फिलअप करना है, कैसे इस गैप को कवर करना है, और क्या हिकमत अमली पाकिस्तान की आगे होनी चाहिए। एआई सेंटर ऑफ पाकिस्तान के सीईओ अमार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त सूरत हाल दुनिया भर में पैदा हो चुकी है, सॉवरन एआई की अहमियत पर अब डिवोर्स में भी बात हो रही है, जबकि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक
इकोनॉमिक फोरम था, तो इकोनॉमिक फोरम्स पर भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉवरन एआई की बात हो रही है। इस मौजूदा दौर में कितनी अहमियत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और फिर इसमें सॉवरन एआई की? जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने का। पहली बात तो ये है कि एआई इस वक्त इतनी अहम है जितनी बिजली या पानी है। इसकी रीज़न है कि अब दुनिया में जितने भी आने वाले वक्तों में तरक्की होनी है उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा, मसला ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। बेसिकली एक होती है ह्यूमन इंटेलिजेंस, उसकी एक लिमिटेशन होती है। उस ह्यूमन इंटेलिजेंस को जब आप मशीन को ट्रेन करते हैं वही काम करने के लिए जो इंसान का दिमाग करता है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसके आने से लोगों में खौफ ये पैदा हुआ कि शायद हमारी नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी। डॉक्टर ने सोचा कि अब तो एआई के डॉक्टर आ जाएंगे और लोगों ने इससे सोचना शुरू किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एआई के यहाँ से किसी की नौकरी नहीं जाएगी सिवाय उन लोगों के जो एआई को नहीं समझेंगे। पहली बात तो ये है। अब एआई और सॉवरेन एआई में क्या फ़र्क है? होता ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है वो अपने साथ अच्छाई भी लाती है, वो ख़राबियाँ भी लाती है। अब हमें देखना ये है कि जैसे अब एआई की पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान ने बना दी है, उसके मुताबिक हमें एआई का जो इस्तेमाल है उसको हमें बड़ी एहतियात से करना पड़ेगा। सॉवरेन एआई का मतलब ये है जैसे सॉवरेन कंट्री होता है इस तरह सॉवरेन एआई भी होती है। सॉवरेन कंट्री कौन सा होता है? जो अपने फैसले खुद करता है, उसकी सॉवरेनिटी होती है। इस तरह एआई वो है जिसको इंसान अपनी ह्यूमन विजडम से मशीनों को ट्रेन करे कोई काम करने के लिए, और उसके बाद जिस तरह एजेंटिक एआई है या और बेशुमार चीज़ें हैं उसके लिए उन चीज़ों को तैयार करे ताकि वो इंसान के काम कर सकें और इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आए। लेकिन जब हम ये काम कर रहे होंगे तो जो मुजरिम हैं या जो और गलत किस्म के लोग हैं वो भी आगे आ जाएंगे और वो इस तरह की फेक चीज़ें पैदा करेंगे, लोगों के इंटरव्यू पैदा करेंगे कि जो असल उन्होंने बात नहीं की होगी। तो सॉवरेन एआई का जी, मेरी आवाज़ आ रही है साहब को? तो सॉवरेन एआई का मतलब ये है कि जो काम भी इंसान मशीन से करवाए वो इतना सॉवरेन हो कि उसमें कोई शक की गुंजाइश ना हो कि ये मशीनों ने किया है। एक बहुत थोड़ी सी पुरानी बात आपको बताऊंगा। अमेरिका में जो एलन मस्क साहब हैं, उन्होंने काफ़ी अर्से पहले अपना एआई का प्रोजेक्ट रोक दिया था क्योंकि वो उसकी जो मशीनों ने आपस में बात करनी शुरू कर दी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब हम कोई एआई के ज़रिए काम करें किसी किस्म का भी, उसके अंदर सॉवरेनिटी ज़रूर होनी चाहिए, उसकी अथेंटिकेशन होनी चाहिए। अब एआई की पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना दी है, अब हमें एआई के स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमें एआई को स्कूल के बच्चों से सिखाना चाहिए। अब चूँकि हमारा सारा करिकुलम जो है वो किताबों के ऊपर है, अब आने वाले वक्तों में किताबें पढ़ना ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो एक स्टेम या स्टीम एजुकेशन है, उससे वो ज़्यादा तेज़ी से सीख जाते हैं चीज़ों को। देखें ना, मकसद को बच्चे को रट्टा लगाना नहीं हैगा। जब हम छोटे से तो तख्तियों में लिखते थे, आज तख्ती का रिवाज ख़त्म हो गया, अब ये कागज़ों का रिवाज भी ख़त्म हो रहा है। अब इसके लिए स्टेम और स्टीम एजुकेशन आ गई है जिसमें बच्चा खेल खेल में वो चीज़ समझ जाता है जो हमारे ज़माने में लोग 30 किताबें पढ़ के भी नहीं सीख सकते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि सॉवरेन एआई ये है कि एआई को इस तरह ट्रेंड किया जाए कि वो हमारे रोज़मर्रा के काम भी कर सके, पहले से बेहतर कर सके और उसके नुकसानात भी कम हो। एथिकल यूज़ ऑफ एआई बहुत ज़रूरी है। इसकी एथिक्स होनी चाहिए कि एआई से कौन सा काम लेना है और कौन सा काम नहीं लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में आपने हिफाजत के लिए कुत्ता रखा हुआ है तो आप उसे रात को ही ऐन मौके पे खोलते हैं, वो पूरे दिन नहीं फिरता आपके घर के अंदर, वरना उसके नुकसानात होते हैं, वो चीज़ों को झूठा कर देगा, कपड़े ख़राब कर देगा। इसलिए इस तरीके से जो एआई का एथिकल इस्तेमाल है वही बहुत ज़रूरी है। सही। और अमर साहब, ये जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल डिफेंस के लिए या साइबर सिक्योरिटी के लिए जो इसकी अफादियत है अब इस मौजूदा दौर में, वो कितनी बढ़ चुकी है? चूँकि हमने पिछले साल भी देखा जब पाकिस्तान इंडिया क्लैश हुआ और उसमें किस बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए बहुत बुरी तरह से शिकस्त से दोचार किया भारत को। तो इस मौजूदा दौर में अब जंगों में भी इसकी अहमियत और अफादियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। चाइना ने एक कमेटी बनाई है, उसमें दुनिया से उन्होंने 25 लोग लिए हैं
उसका नाम है स्पेशलाइज्ड कमेटी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से उन्होंने मुझे लिया है, और मज़े की बात यह है कि उसमें हमारे पड़ोसी मुल्क का कोई मेंबर शामिल नहीं है। वो उस कमेटी में मैं जाता हूँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हूँ, और एआई का जो इस्तेमाल है साइबर सिक्योरिटी में, आपके सवाल का वो जवाब देना चाहूँगा कि इससे पहले जितनी भी साइबर सिक्योरिटी थी वो रिएक्टिव थी। यानी एक वाक़या हुआ, बैंक हैक हुआ या कुछ हुआ, उसके बाद जाके हम उसकी एहतियाती तदाबीर करते थे, लेकिन नुकसान हो चुका होता था। अब एआई की मदद से जो साइबर सिक्योरिटी आ रही है वो प्रोएक्टिव है, यानी सिस्टम आपको पहले से बताता है कि क्या होने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है, भाई एआई नजूबी तो नहीं है, वो कैसे बताती है? वो बताती है डाटा की बुनियाद के ऊपर। पाकिस्तान का इसमें जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहूँगा, हमारा डाटा मुकम्मल नहीं है, और जितना डाटा भी अवेलेबल है उसकी करेक्टनेस के ऊपर डिस्कशन हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ चूँकि एआई जो है वो सारी प्रेडिक्शंस करती है, सारी प्रोजेक्शन करती है डाटे की बुनियाद पे, इसलिए हमारी हुकूमत की हिकमत अमली ये होनी चाहिए फ़ौरी तौर पे कि जो काफ़ी काम हुआ है मतलब मौजूदा दौर के अंदर, मैं देख रहा हूँ पंजाब के अंदर जो PITB उन्होंने बहुत काम किया है, मरकज़ में NITB ने काफ़ी काम किया है, लेकिन अब इस तमाम काम को एक ऐसे डेटाबेस बनाने की ज़रूरत है जिसको इस्तेमाल करके हम मुस्तकबिल के बारे में एआई के थ्रू फैसले कर सकें। और हमारे साहब ये सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बड़ा बेहतरीन अंदाज से ये इदारा बनाया गया, ज़ाहिर है आगे की हिकमत अमली पूरी तैयार की गई होगी, हुकूमत इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन इसमें अब मुस्तकबिल में आप प्राइवेट सेक्टर के किरदार को भी अहम देख रहे हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज़ को भी इसमें आकर इन्वेस्टमेंट करनी होगी और इस काम को आगे बढ़ाना होगा, या हुकूमत अपने ओन पर ये एक बेहतर अंदाज से आगे चल सकती है? नहीं, मैं समझता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस वक्त की बहुत ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। दुनिया में कोई गवर्नमेंट जो है वो अकेले काम नहीं कर सकती, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। लेकिन थोड़ा सा हमारे मुल्क में जो कि एक मसाइल है गवर्नमेंट के साथ काम करने में, उससे प्राइवेट सेक्टर घबराता है। तो जो हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, जो भी मसाइल हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आसानी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट कर सके और चीज़ों को लेकर चल सके। देखिए, अगर सिर्फ गवर्नमेंट ने काम करना होता तो फिर तो इंडस्ट्री कोई वैल्यू नहीं थी। मैं समझता हूँ इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, हुकूमत को हैंड होल्डिंग करनी चाहिए, और सबसे पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस बनाने चाहिए। अभी एआई के ऊपर जो हुकूमत का एक इक़दाम है, इंडस एआई वीक का, ये बड़ा टाइमली इक़दाम है मैं समझता हूँ। इसमें हम भी शिरकत कर रहे हैं। 7 दिन तक 9 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक डेली हम एक इनिशिएटिव पे काम करेंगे। अगर आपका चैनल उसमें इंटरेस्टेड होगा तो हम उसको लाइव भी कर सकते हैं। जैसे एआई फॉर साइबर सिक्योरिटी है, अभी जिक्र किया मैंने, इस तरह एआई फॉर हेल्थ है, एआई फॉर एजुकेशन है, एआई फॉर गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस की ओर मैं कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमारे गवर्नेंस के जितने भी मसाइल हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इस पर एआई का इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे होगा? वो जब ही होगा जब हमारी जितने भी जो गवर्नेंस के जो मसाइल हैं वो क्या हैं। देखिए, गवर्नेंस की बेसिक डेफिनेशन ये है जो यूनान के ज़माने में इम्प्लीमेंट हुई थी, अरिस्टोटल वगैरह की। उन्होंने कहा था कि जो गवर्नेंस है उसकी डेफिनेशन ये है, टेक द सर्विस ऑफ द स्टेट एट द डोर स्टेप ऑफ द पीपल। अब आप देख लें, हमारा शनाख्ती कार्ड का बनना, थाने में रिपोर्ट दर्ज होना, ड्राइविंग लाइसेंस का बनना, कितने लोगों को दुश्वारियाँ हैं। तो ये करप्शन जब भी ख़त्म होगी जब हम इंसानों के हाथों से इख्तियार ले लेंगे और ये इख्तियार एक सिस्टम को दिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि एआई इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। कि जो हमारे यहाँ मुल्क में जो सैलाब आ रहे हैं, जो इतनी जल्दी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है, एआई ने इसके बड़े अच्छे हल निकाल लिए हैं। एआई फॉर क्लाइमेट चेंज के ऊपर दुनिया में बहुत काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी ये डेरिवेटिव्स हैं, देखिए एआई जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी वो चीज़ होती है जो एक वक्त में कई चीज़ों को मिला के चलती है। तो एआई इस तरह ही कर रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि एआई को समझा जाए, और अगर हम एआई का इस्तेमाल करें ब्लॉकचेन के साथ तो ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसा फ्रेमवर्क देता है जिससे करप्शन ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाती है। हमारे मुल्क को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन साथ ही मैं ये भी आगे प्रोग्राम के ज़रिए मशवरा देना चाहूँगा कि इसके अंदर एक्सपीरियंस और यंग लोगों को मिल के चलना चाहिए। सिर्फ एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर सकता,
सिर्फ यंग लोग कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सबको मिलके अपने मुल्क को, इसे कहते हैं ना, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान, तो हमें सबको मिलके पाकिस्तान को बनाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमार जाफरी साहब। आने वाले दिनों में आपको दोबारा भी हम जहमत देंगे जब इंटेलिजेंस वीक का आगाज़ होगा, और दीगर एक्सपर्ट्स को भी हम बुलाते रहेंगे, इस इवेंट पर भी नज़र रखेंगे। अमार जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो CEO हैं AI सेंटर ऑफ पाकिस्तान के। हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजूद पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन का किस्सा हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुका है, जहां एक बैरून मुल्क से इन्वेस्टर ने हुकूमत पर $2 अरब हर्जाने का दावा कर दिया है। आज हम मुवाज़ना पेश कर रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर में 2 इन्वेस्टर्स का, एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स और अल जमी ग्रुप का, इन दोनों ग्रुप्स ने एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स तो की, लेकिन इनकी रविश, इनकी कारकर्दगी और अप्रोच में कितना फ़र्क है, किस ग्रुप की वजह से मुमलिकत पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और किसका मकसद पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान की मईशत में इन्वेस्टर्स का किरदार तारीखी तौर पर बहुत ही अहम रहा है। बहुत सी बिजनेस फैमिलीज माजी में मईशत की मजबूती में अहम हिस्सा डालती रही हैं। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी से जहां इन बिजनेस फैमिलीज को बड़े नुकसान का भी सामना हुआ, वहीं मुल्क की मईशत का पहिया भी सुस्त रवि का शिकार रहा। आहिस्ता आहिस्ता इदारों की नेशनलाइजेशन के बादल छटे तो कहीं कहीं प्राइवेटाइजेशन का अमल हुकूमत को कई सबक सिखा गया। जैसे के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन में हमने देखा कि बैरून मुल्क से अल जमी ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक के तकरीबन 12% शेयर्स खरीदे, और उसके साथ डेनिम लिमिटेड को भी साथ मिला लिया जाए तो उनके ओवरऑल शेयर्स की तादाद 30% बनती है, यानी अक़लियती हिस्सा। लेकिन हुकूमत के लिए यह सौदा वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत महंगा साबित हुआ, यहां तक कि आज के इलेक्ट्रिक में अक़लियती शेयर होल्डर अल जमी ग्रुप हुकूमत पर $2 अरब के हर्जाने का दावा कर रहा है, और हुकूमती इदारों और हुकूमत पर बैनुल-अक़वामी सालसी प्लेटफॉर्म्स और अदालतों में शदीद दबाव डाल रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मुल्क में एशिया पाक जैसे इन्वेस्टर्स भी मौजूद हैं, जो के इलेक्ट्रिक में 35% के अक्सरियती शेयर होल्डर्स होते हुए न सिर्फ के इलेक्ट्रिक की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं, बल्कि मुल्क की मईशत में मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट से मुल्क की मईशत को ज़बरदस्त सहारा भी दे रहे हैं। आज कंपैरिजन है एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स और अल जमी ग्रुप का, जहां एशिया पाक पाकिस्तानी मईशत को बेहतरी के रास्ते पर डालने के लिए $4 अरब इन्वेस्ट कर चुका है, और मजीद $5 अरब इन्वेस्ट करने के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ प्लानिंग कर चुका है। जबकि अल जमी हुकूमत पाकिस्तान पर $2 अरब का हर्जाने का केस बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर लाकर पाकिस्तानी मईशत को मुश्किलात में डाल रहा है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स की सरमायाकारी का बुनियादी फोकस सस्ती के साथ साथ मुसलसल और मकामी वसाइल पर मबनी बिजली की पैदावार रहा है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान शदीद तवानाई बहरान के साथ बढ़ते हुए टैरिफ और सर्कुलर डेट जैसे मसाइल से दो चार था, एशिया पाक का मॉडल गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया। इस मॉडल की बुनियाद यह तस्वुर था कि महंगे इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कम करके बिजली के बहरान का पायदार हल किया जाए। एशिया पाक ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर में एक अमली, हकीकत पसंदाना और लॉन्ग टर्म विजन के तहत किरदार अदा किया। इसी विजन के तहत एशिया पाक ने थर्कोल में इन्वेस्टमेंट की। मकसद ये था कि पाकिस्तान अपने वसाइल को इस्तेमाल करके बिजली पैदा करे और ज़र मुबादला बचाया जाए, इसी तरह बिजली की कॉस्ट को कम किया जाए। इसके बाद 2021 में एशिया पाक ने लिबर्टी पावर प्लांट खरीदा, जो 235 मेगावाट का गैस पर चलने वाला पावर प्लांट है, और इस इकदाम से बिजली की मौजूदा पैदावारी सलाहियत महफूज रही। इस तरह गैर मुल्की इन्वेस्टर्स के इनखला के बाद ये असासा पाकिस्तान में ही मौजूद रहा और हुकूमत पर फौरी दबाव में कमी आई। ये प्लांट आज भी नेशनल ग्रिड को बिजली फराहम कर रहा है और शॉर्ट टर्म तलब पूरी करने में बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। एशिया पाक का ओवरऑल विजन हमेशा यही रहा है कि महंगे और अनस्टेबल इंपोर्टेड फ्यूल से निकलकर मकामी वसाइल को बुनियाद बनाया जाए। इस विजन का मरकज थर का कीमती कोयला है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के चेयरमैन शहरियार चिश्ती बारहा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अगर मकामी कोयले को बेहतर एफिशिएंसी के साथ जदीद टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बिजली की कीमत में नुमायां कमी लाई जा सकती है। वो IPPs के मौजूदा निज़ाम में रिफॉर्म्स के साथ कॉस्ट में कमी और कैपेसिटी चार्जेस के बोझ को कम करने की बात भी मुसल दोहराते रहे हैं। हमारा मुआहदा जो है, ओरिजिनल 94 पॉलिसी थी 100% डॉलर्स में था। 2021 की जो नेगोशिएशन थी उसमें एक 11% कट आया एंड जो बैलेंस बचा उसको 50% डॉलर में कर दिया, रखा रिमेन, एंड 50% रुपी में, कैप्ड एट एन एक्सचेंज रेट ऑफ 168। तो वो तो कैप तो बेसिकली रुपी है में। अभी हम जो प्रपोज कर रहे हैं वॉलंटरी बेसिस पे कि इसको हम फर्दर 10% ROE पे ले आते हैं एंड 100% रुपी में।
इसी सिलसिले में एशिया पाक का एक अहम और स्ट्रैटेजिक कदम जामशोरो पावर प्लांट से मुताल्लिक था। ये प्लांट तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, लेकिन महंगे इंपोर्टेड कोयले की बुनियाद पर होने की वजह से फाल ना हो सका। हुकूमत के पास इसको चलाने के लिए ना वसाइल थे और ना ही माली गुंजाइश। ऐसे वक्त में एशिया पाक ने $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की पेशकश की, जिसका मकसद प्लांट को मकामी थर कोयले पर मुंतकिल करना था। इस तब्दीली के बाद बिजली की कॉस्ट तकरीबन ₹15 फी यूनिट तक आ सकती थी और सालाना 5 अरब यूनिट बिजली पैदावार होने की कैपेसिटी मौजूद थी। खासतौर पर कराची जैसे बड़े सनती शहर के लिए यह मंसूबा एक बड़े रिलीफ का जरिया बन सकता था, लेकिन पॉलिसी रुकावटों और इदाराजाती मसाइल के बायस यह मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एशिया पाक ने हुकूमत को बराह रास्त माली इमदाद फराहम करने के बजाय ऐसे अमली और काबिल अमल हल पेश किए जो बहरान के वक्त हुकूमत के लिए मददगार साबित हो सकते थे। इसका किरदार वक्ती रिलीफ से बढ़कर एक स्ट्रैटेजिक हल की कोशिश था। इसने बिजली के बहरान को सिर्फ एक मसला नहीं बल्कि इस्लाह और बेहतरी का मौका समझा। इसके बरक्स अलजमी ग्रुप और के इलेक्ट्रिक से जुड़ा मामला निहायत मुतनाज़े और पेचीदा रहा है। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती और तिजारती मरकज़ है, कौमी GDP में इसका हिस्सा 20 से 25% है। जबकि यहाँ बिजली की फराहमी मुतासिर होती है तो इसके असरात पूरे मुल्क की मईशत पर पड़ते हैं। बार बार लोड शेडिंग के बाइस फैक्ट्रीज बंद होती हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से ऑर्डर्स ताखीर का शिकार होते हैं और एक्सपोर्ट्स मुतासिर होती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान टेक्सटाइल, गारमेंट्स, मार्बल, स्टील और छोटी सनतों को पहुंचता है। साइट, कोरंगी, लांडी और नॉर्थ कराची जैसे सनती इलाकों में तवील लोड शेडिंग मामूल बन चुकी है। छोटे कारोबार जिनके पास जनरेटर्स की सहूलत नहीं है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। मजदूरों को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया जाता है और कई यूनिट्स मुस्तकिल तौर पर बंद करना पड़ जाते हैं। माशी नुकसान सिर्फ सनत तक महदूद नहीं रहता, रोजाना अरबों रुपए की पैदावारी सरगर्मी भी मुतासिर होती है और टैक्स वसूली में नुमायां कमी आ जाती है। अंदाजे के मुताबिक एक दिन की लोड शेडिंग से कराची की सनत से रोजाना 2 से 3 अरब रुपए का टैक्स नुकसान हो सकता है, जिसका बराह रास्त असर कौमी बजट और अवामी सहूलियात पर पड़ता है। के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के बावजूद इसे अरबों रुपए की सब्सिडी दी जाती रही, राइट ऑफ की सहूलत फराहम की गई और बिजली चोरी और वाजबात की वसूली में नाकामी के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर काबिज इंतजामिया अलजमी ग्रुप को हमेशा रिलीफ मिलता रहा। इस सूरत हाल में अलजमी ग्रुप की काबिज इंतजामिया अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने में भी नाकाम रही। के इलेक्ट्रिक में अक़लियती शेयर होल्डर होने के बावजूद हकीकत को तस्लीम ना करते हुए अलजमी ग्रुप ने कानूनी तनाज़ात को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि रेगुलेटरी इदारों की साख को भी नुकसान पहुँचाया। केमन आइलैंड की अदालत ने वाज़े तौर पर यह करार दिया कि अलजमी ग्रुप का शेयर से मुतालिक दावा दुरुस्त नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान को $2 अरब के हर्जाने का नोटिस दिया गया। इस हठधर्मी के बाइस के इलेक्ट्रिक की मिल्कियत का मसला अब भी हल तलब है, जहां रेगुलेटर्स अदालती फैसलों के एहतराम में खामोश या बेबस नजर आते हैं, जिससे पाकिस्तान में गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के माहौल को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तानी रेगुलेटर्स की जानिब से अलजमी ग्रुप पर कोई बड़ी सज़ा या जुर्माना भी आयद नहीं किया गया, लेकिन जनवरी 2026 में अलजमी ग्रुप ने पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सालसी का रास्ता इख्तियार किया। अब यह मामला सिर्फ कारोबारी नहीं बल्कि पाकिस्तान के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट माहौल के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। अलजमी ग्रुप की हठधर्मी से मुल्की मईशत पर भी शदीद दबाव मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स ने CEO शरियार चिश्ती की सरबराही में एक मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। जब हुकूमत को IPPs के ताउन की ज़रूरत थी, एशिया पाक ने रज़ाकाराना तौर पर आगे बढ़कर ताउन किया और हुकूमती नई पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में अपने निजी फ़ायदे की कुर्बानी देकर मिसाल कायम की, जिससे कैपेसिटी पेमेंट के बड़े बोझ से हुकूमत को IPPs की तरफ से रिलीफ मिलने में मदद मिली। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के इस इक़दाम को पॉलिसी हलकों के अलावा बिजनेस कम्युनिटी और माशी माहिरीन ने भी खूब सराहा। इस बारे में एनर्जी एक्सपर्ट और SDPI के रिसर्च हेड डॉक्टर खालिद वलीद ने भी एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के CEO शरियार चिश्ती के को खुशाइन करार दिया। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। एक मुस्बत कदम है, इसको थोड़ा सा इस तरह से भी देखना होगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर खुद से इनिशिएटिव ले रहा है तो गवर्नमेंट को भी जो है वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के साथ जो है वो आगे आना होगा, ताकि एक साइड पे आवाम को रिलीफ भी दिया जा सके और साथ में ये कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ ना हो, ये एक लॉन्ग टर्म चीज चले और सस्टेन करे। इस बारे में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने भी चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शरियार चिश्ती के इक़दाम को सराहा। उन्होंने किन अल्फाज में गुफ्तगू की, ये भी मुलाहिजा कीजिएगा। अब जब निगोसिएशन शुरू हुई है और उसके नतीजे में कुछ IPPs ने अपने आप को पाकिस्तान रुपीस में मामलात करने और अपने रेट को कम करने की बात की है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर लिबर्टी
ये शहरियार चिश्ती साहब ने इस काम को किया है तो मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के इस बेहतरीन फैसले से बात साबित हुई कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स महज मुनाफे के लिए नहीं बल्कि निज़ाम की स्टेबिलिटी के लिए भी किरदार अदा कर सकते हैं। हकीकत यह है कि अल जमी ग्रुप की पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में अमली इन्वेस्टमेंट 2005 में के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन तक ही महदूद रही। उसके बाद कोई बड़ा या छोटा मंसूबा सामने नहीं आया। इसके बरक्स एशिया पाक ने थर ब्लॉक 1 जैसे मंसूबों में इन्वेस्टमेंट की जो 1320 मेगावाट की बेस लोड फराम करता है, और इस स्ट्रेटेजिक मंसूबे में इन्वेस्टमेंट से मकामी कोयले के इस्तेमाल से ज़र मुबादला बचा और इलाकाई तरक्की और रोज़गार के मौके भी पैदा हुए। एशिया पाक की ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ने पावर सेक्टर में 3 सतहों पर असर डाला है, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी में इजाफा हुआ है, फ्यूल की कॉस्ट और इम्पोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार कम करने की कोशिश की गई है, और मकामी रोज़गार और इलाकाई तरक्की को भी फ़रोग मिला है। अगरचे पॉलिसी में अदम तसलसल और इदारा जाती ताख़ीर ने कुछ मंसूबों को सुस्त किया, लेकिन मजमूई सिमत इस्लाही के साथ मुस्बत और तामीरी रही है। अब सादा अल्फाज में एशिया पाक ने बिजली को महज एक कारोबार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक कौमी ज़रूरत के तौर पर देखा है। इसका मॉडल ये साबित करता है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को दुरुस्त पॉलिसी मिले, दुरुस्त सपोर्ट मिले, तो पाकिस्तान एनर्जी सेक्टर में खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ सकता है और सस्ती बिजली के जरिए सनती तरक्की के साथ रोज़गार और इकनॉमिक्स को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बिजनेस कम्युनिटी को ये तवक्को थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जनवरी 2026 में जब इंटरेस्ट रेट्स का ऐलान करेगा, नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा, तो नुमाया उसमें कमी होगी और 75 बेसिस पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स और आज एक बार फिर इंटरेस्ट रेट को बहाल ही रखा गया है, बरकरार रखा गया है। तो वो कमी जो कि इसको सिंगल डिजिट में ले जा सकती थी वो नहीं हुई है, और ये ऐसा पहली बार होता, अगर ये आज मुमकिन हो जाता, ये मार्च 2022 के बाद पहली बार होता कि इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट में दाखिल होते। और इस तवक्को की सबसे बड़ी वजह महंगाई में वाज़े कमी थी। माली साल 2026 के पहले हाफ में एवरेज महंगाई तकरीबन 5% के आसपास रही है। अब ये स्टेट बैंक के मुकर्रर करदा यानी 5 से 7% के हदफ के अंदर ही है। बेस इन्फ्लेशन भी कम होकर 7% के करीब आ गई है। तो इसका मतलब ये था कि रियल इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है और ऐसी सूरत हाल में मॉनेटरी नरमी की गुंजाइश बनती थी। बैरूनी खातों की सूरत हाल भी निस्बतन बेहतर बताई गई। करंट अकाउंट खसारा भी महदूद रहा। फिर ज़र मुबादला के ज़खायर भी 16 अरब डॉलर के करीब थे। रुपए में भी हल्की सी मजबूती काफ़ी दिनों से देखी जा रही है। अब ये सारे अवामिल मिलकर तासुर दे रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स में कमी से फौरी बैरूनी दबाव नहीं बढ़ेगा। मुल्क की मईशत के अंदर सनती सरगर्मियों में भी बेहतरी के आसार थे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सालाना बुनियादों पर इजाफा हुआ है। GDP ग्रोथ का तखमीना तकरीबन 3.5% लगाया गया। तो ख्याल ये था कि कम इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, पैसा बाहर आएगा, कारोबारी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। हुकूमती मालियात के हवाले से भी बात की गई कि कम इंटरेस्ट रेट से कर्ज़ों पर सूद की अदायगी कम है, इससे बजट पर भी जो दबाव है वो भी कमी आएगी। इसलिए इसे एक मुतवाज़न और बरवक्त फैसला समझा जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और अब अगले रिव्यू तक फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी एक्सपेक्टेशन थी कुछ बड़े इदारे, हमारे मुल्क के माशी इदारे, उन्होंने अपनी कुछ रिपोर्ट्स भी, कुछ प्रेडिक्शंस भी की थी कि तकरीबन 9.75% तक की इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, सिंगल डिजिट में आ जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। स्टेट बैंक की इस ओवर कॉशियस अप्रोच की क्या वजह समझते हैं आप? वजह इसकी बड़ी सिंपल है। आईएमएफ ने जो है बड़ा कैटेगोरिकली और स्पेसिफिकली जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखने का बोला हुआ है। लास्ट में उनका जो रिव्यू था उसकी अगर आप रिपोर्ट को भी देखें तो उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है कि पाकिस्तान को अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी है या एक्सचेंज रेट है, इसको जो इंटरेस्ट रेट है उसको ज़रा टाइट रखना पड़ेगा और उसी को फॉलो करते हुए ज़ाहिर है कि इसको कम नहीं किया गया, हालांकि एक्सपेक्ट किया जा सकता था। और मेरे ज़ाती ख्याल में भी मार्जिन अवेलेबल है कि तकरीबन एटलीस्ट 75 बेसिक पॉइंट्स का या कम से कम 0.5 बेसिक पॉइंट्स का जो है वो उसमें कमी की जाती। एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि जी इस वक्त डबल डिजिट में है, तो अगर 75 बेसिक पॉइंट्स कम कर देते तो 9.75 इंटरेस्ट रेट हो जाता। तो उन्होंने किया नहीं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक
प्रॉब्लम जो है ना, असल में हमारे जो गवर्नर साहब हैं स्टेट बैंक के, उन्होंने तो बड़ा चीज़ों को शुगर कोटेड करके जो है वो प्रेजेंट किया है, और फैक्ट्स को मेरे ख्याल में थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्टली जो है वो प्रेजेंट किया है। मेरे ख्याल में हालात उससे थोड़ा सा डिफरेंट हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि जी रिजर्व हमारे बड़े स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हमारे जो है वो 2000 मतलब पिछले 30 सालों के मुकाबले में हम जो है वो तकरीबन पहली मरतबा 20 या 20 का 2020 का उन्होंने फिगर कोट किया कि हम उसको क्रॉस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे वो ये बात बताना भूल गए कि इस 2020 की जो फिगर वो कोट कर रहे हैं उसमें से तकरीबन $12 बिलियन तो सिर्फ चाइना का, यूएई का और सऊदी अरब का हमारे पास पड़ा हुआ है सेफ डिपॉजिट, जो कि हम खर्च नहीं कर सकते। 1 से 1.5 बिलियन या $2 बिलियन के लगभग जो है वो आईएमएफ का है हमारे पास। तो ये तकरीबन 14 बिलियन उस 20 में से हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो उसको पर रिजर्व में कहना ऐसा ही है कि जैसे जो है ना एक हाथ में जो है ना आपके कैश हो और दूसरी तरफ आपका पेबल खड़ा हो गया हो। तो ये यहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी एग्जैजुरेशन की है। साथ ही साथ इस वक्त जो हमें जो थोड़ी बहुत इजीनेस नज़र आ रही है ना, और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी बोलता रहता हूँ कि इसमें 100% जो रोल है, अगर 100% ना भी कहूँ तो 80% रोल जो है ना फॉरेन रेमिटेंसेस का है। जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो वहाँ से जो हमें रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, ये सारी बहारें उनकी वजह से है। तकरीबन पिछले 6 महीने में $20 बिलियन के लगभग जो है वो हमें इन्होंने भेजा है, रेमिट किया अमाउंट। अदरवाइज अगर जो करंट अकाउंट के जो दीगर कंपोनेंट्स हैं जिनमें जो है वो ट्रेड अकाउंट है, तो उसमें ट्रेड अकाउंट में उन्होंने तो बड़े सॉफ्टली कह दिया कि इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रही हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो थोड़ी सी वो हमारी कम हुई हैं। हालांकि ये बताना चाहिए ना कि ट्रेड अकाउंट हमारा $20 अरब का 6 महीने खसारा हुआ है ट्रेड डेफिसिट। सर्विसेज में $1.5 बिलियन का जो वो हमारा डेफिसिट हुआ है, तो $22 बिलियन तो ये हो गया जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो उसके नतीजे में करंट अकाउंट सिर्फ दिसंबर के महीने में 1.22 बिलियन के लगभग जो है वो नीचे आया है। हमारा सरप्लस बड़ा नॉमिनल सा मिलियंस में कुछ जो है वो रह गया है इस जनवरी के महीने में। तो ये कहना कि जी हमारे जो वो रिजर्व्स स्ट्रांग हो रहे हैं या हमारा करंट अकाउंट बेहतर पोजीशन में है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है इसमें। और अगर ऐसा है भी तो उसमें जिन लोगों का रोल है उनको बिल्कुल क्रेडिट नहीं दिया गया, और सारे का सारा क्रेडिट जो है वो अपने पास लेने की कोशिश सही। तो जिस तरह ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, अब ये हमारी रेमिटेंसेस के फायदे को भी वो बिल्कुल ख़त्म कर रहा है, चूंकि हम आखिर में वही एक बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे आके बल्कि माइनर से करंट अकाउंट के डेफिसिट में आ जाते हैं। तो अब ये अगर ये अलामती एक कमी कर भी देता है स्टेट बैंक, तो इससे कोई बड़ा मेजर कोई चेंज आ सकता था, कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकती थी, कोई बिजनेस जनरेशन ज़्यादा हो सकती थी। देखें, जब इंटरेस्ट रेट में कमी की जाती है ना, तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये आता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, और जब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है बिजनेसेस को भी मार्जिन मिलता है, इजी फाइनेंसिंग अवेलेबल होती है, या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज दूसरी भी होती हैं अदर देन बैंक्स। अभी तो आपकी स्टॉक मार्केट को भी यही बैंक्स तो चला रहे हैं। 50% जो डिविडेंड्स हैं या 50% जो अर्निंग्स हैं वो तो आपका सिर्फ बैंकिंग सेक्टर स्टॉक मार्केट को दे रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स में कहूँ कि इसी टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से ही स्टॉक मार्केट में भी आपको जो बूम नज़र आ रहा है उसका एक वाज़ेह कंट्रीब्यूशन है। तो अभी इस वक्त जो है ना वो स्टेट बैंक नहीं चाहता कि लोग जो है ना वो बिजनेसेस के थ्रू पैसा कमाएं। स्टेट बैंक ये चाहता है कि लोग या तो स्टॉक मार्केट में लगा के रखें, या जो है वो बैंक्स में डिपॉजिट करके रखें, या डॉलराइजेशन रखें। क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर जनरेट होगी तो उससे ज़ाहिर है फिर गरीब आदमी का फ़ायदा होगा, थोड़े से चीज़ें फ्लोरिश करेंगी। जिसको उन्होंने कहा भी कि जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो वो 6% उसमें जो है ना वो इंक्रीज़ आया है। भाई लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ वो थोड़ी उसका विटनेस है, ठीक है, उससे इंडिकेशन होती है, लेकिन जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है उनका एक अपना उसमें पोर्शन है। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है, एम्प्लॉयमेंट आप देखें वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप जो है वो अपने पॉलिसी रेट को इतना स्ट्रिक्ट रखेंगे तो उसकी वजह से ये अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो वो फिर पॉवर्टी और दीगर जो माशी और माशरती मसाइल हैं उनको पैदा करती है। तो हम तो अक्सर जो है ना हमारा ज़्यादातर जो हमारे लाइक माइंड इकोनॉमिस्ट हैं दे आर स्ट्रांगली इन दी फेवर के जी IMF जो है ना, जब तक पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में है हम लोग जो है ना कोई अच्छा दिन देख नहीं सकते। पिछले 7 सालों से जो है ना कंटिन्यूसली जो है ना वो हम IMF के प्रोग्राम में है ना, जब से ये PTI की लास्ट
2018 में शायद गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद से टिल डेट हम लोग कंसेक्यूटिव जो है ना वो IMF के प्रोग्राम्स में हैं, और जैसे जैसे उन्होंने बोला हम लोगों ने ट्रू लेटर एंड स्पिरिट वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करके देख ली। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। तो कह रहे हैं कि जो हालात इस वक्त मौजूदा हैं उनको देखकर मुश्किल ही लग रहा है कि अगले साल भी जब IMF प्रोग्राम ख़त्म होगा तो उसके बाद हम इस IMF प्रोग्राम से निकल सकें। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में कितनी ग्रोथ या स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ पाते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।